आइए दोस्तों शुरू करते हैं अप्रैल 2026 का प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर्स। 72वीं बीपीएससी और बीपीएससी के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1 महीने का पूरा कवर किया जाएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल पर जाइए और मेरे टेलीग्राम का पोस्ट वहां भेजा हुआ है, उसमें सर्च करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है खुदरा मुद्रास्फीति का जो आधार वर्ष 2012 था, इसे सुधार कर अब कितना कर दिया गया है, बदलकर 2024 कर दिया गया है। खुदरा मुद्रास्फीति का आधार वर्ष अब नया हो गया 2024, पहले 12 था। अभी जनवरी 2026 में भारत में मुद्रास्फीति कितना थी, तो 2.75% थी। जो ग्रामीण स्तर पर यह 2.73% थी और शहरी मुद्रास्फीति दर 2.77% थी। जबकि भारत में जनवरी 2026 में मुद्रास्फीति 2.75% थी। पहले ये मुद्रास्फीति का जो गणना होता था उसमें 299 वस्तु प्लस सेवाएं शामिल होते थे। अब इस आधार वर्ष में 24 वाला में 358 वस्तुएं शामिल कर दिया गया है। 358 वस्तु प्लस सेवाएं, जिसमें 308 वस्तुएं शामिल हैं और 50 सेवाएं शामिल हैं। वस्तु एवं सेवाओं को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 12 भागों में बांटा गया है। और सबसे अधिक भारांश किसका है, तो खाद्य एवं पेय पदार्थों का है। इसमें 36 से 75 है और आवास और जल विद्युत तथा गैस ईंधन का लगभग 17 से 67 है और परिवहन का 8 भारांश रखा गया है। तो ये जो मुद्रास्फीति आधार गणना होता है, इसमें पहले 299 वस्तुएं शामिल थी, अभी 358 वस्तु शामिल हैं, 308 वस्तुएं शामिल हैं और 50 सेवाएं शामिल हैं और इसे 12 भागों में बांटा गया है। सबसे अधिक भारांश जो है खाद्य एवं पेय पदार्थों का है, लगभग 36 से 75 है और आवास एवं जल विद्युत गैस ईंधन लगभग 17 से 67 है और परिवहन में 8 के आसपास है। तो अब जीडीपी का भी आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का भी आधार वर्ष जीडीपी के साथ वही 2022-23 का है, लेकिन एक का आधार वर्ष जो है नहीं बदला है। जैसे थोक मूल्य सूचकांक, ये 2011-12 ही है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 है। ऐसे पूछा जाता है, ऐसे भी सवाल आया है, थोक मूल्य सूचकांक जो है यह कौन जारी करता है, तो वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है, तो यह भारत का सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जारी करता है, जिसे मॉस्पी कहा जाता है। और जीडीपी का कौन गणना करता है, तो इसे सीएसओ करता था पहले, अभी इसका नाम कर दिया गया है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जीडीपी का गणना करता है। जबकि थोक मूल्य सूचकांक का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है। 16वां वित्त आयोग अभी हाल ही में चर्चा में रहा। 16वां वित्त आयोग यह गठित हुआ था 31 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये वित्त आयोग जो है 16वां, यह 2026 से 31 तक कार्य करेगा और इसके अध्यक्ष हैं अभी अरविंद पनगढ़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं और इसके सचिव जो हैं, इसके सचिव हैं ऋत्विक रंजनम पांडे और सदस्य हैं। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो अभी 4 सदस्य कौन है 16वें वित्त आयोग में, अजय नारायण झा हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राज्याध्यक्ष एवं सौम्या क्रांति घोष, ये 4 सदस्य हैं। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राज्याध्यक्ष सौम्या क्रांति घोष। इसकी रिपोर्ट जो है 17 नवंबर 2025 को सौंपा गया राष्ट्रपति को। वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रपति को 17 नवंबर 2025 को 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपी है और राष्ट्रपति जी ने इसे संसद पटल पर रखवाया। वित्त मंत्री ने संसद पटल पर कब रखा, तो 1 फरवरी 2026 को 16वें वित्त आयोग को संसद में पेश किया था। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, ये 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। देखिए किस आधार पर ये विभाजन करता है करों का, तो आय की दूरी पहले 15वीं वित्त आयोग में 45% के आधार पर होता था, अब यह 42.2% के आधार पर होता है। पहले जनसंख्या 15% के आधार पर होता था, लेकिन अब 17.5% के आधार पर होता है। और पहले क्षेत्रफल 15% के आधार पर देखा जाता था, अब 10% के आधार पर देखा जाता है। वन और पारिस्थितिकी स्थिति को 10% के आधार पर, अभी भी 10% के आधार पर देखा जाता है। जबकि जनसंख्या के प्रदर्शन 12.5% के आधार पर और अभी 16वें वित्त आयोग में 10% के आधार पर देखा जाता है। उसी प्रकार से जीडीपी में योगदान के आधार पर 10% के आधार पर देखा जाता है। पहले इसमें नहीं था, अब 10% के आधार पर देखा जाता है। मतलब अनुदान के लिए सिफारिश किया जाता है, ये पैरामीटर हैं। और 2026 से 31 तक के लिए कुल सहायता अनुदान लगभग 94 लाख 47 करोड़ रुपए
दिया गया है सहायता अनुदान। और केंद्र करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% है 16वें वित्त आयोग के अनुसार। राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 3.5% और राज्यों के लिए यह जीएसडीपी का 3% रखने का सुझाव दिया है 16वां वित्त आयोग ने। राज्यों को कहा गया है कि वो बिजली वितरण कंपनियों को क्या करें, निजीकरण करें। और राज्य स्तरीय 308 निष्क्रिय उद्यमों की समीक्षा करके 16वें वित्त आयोग ने इन्हें बंद करने का सुझाव दिया है। तो निष्क्रिय उद्यम कितने, 308 है, इन्हें बंद करने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है बिहार से संबंधित। 16वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी है या घटी है, तो 16वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी घट गई है। पहले 15वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी 10.06% था, अब यह घटकर 9.95% हो गया है। तो बिहार की हिस्सेदारी घट गई है। पूछा जाएगा सबसे अधिक वृद्धि किसका किया गया है, तो कर्नाटक का वृद्धि हुआ है 16वें वित्त आयोग में। 3.65% से बढ़कर यह 4.13% कर दिया गया है। कर्नाटक की वृद्धि दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है नया आधार वर्ष। जीडीपी का जो नया आधार वर्ष है 2022-23, इसके आधार पर 2025-26 में वास्तविक वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है, जबकि सांकेतिक वृद्धि दर जीडीपी का 8.6% रहने का अनुमान है। एमएसपी में वृद्धि किया गया है, कच्चे जूट में कितना, 275 रुपया प्रति कुंटल वृद्धि किया गया है। तो ये आ सकता है कि अभी जो जीडीपी का नया आधार वर्ष है 22-23, इसके आधार पर वास्तविक वृद्धि दर कैसा रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो यह 7.6%, जबकि सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 8.6% रहने का अनुमान जताया गया है नए आधार वर्ष के आधार पर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक बन गए हैं उर्जित पटेल। तो आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं उर्जित पटेल। ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उर्जित पटेल के बारे में कुछ जानकारियाँ, वे भारत के आरबीआई के 24वें गवर्नर थे 2016 से 18 के समय। और ये आईएमएफ जो है इसकी स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन के समय 1944 में, और औपचारिक रूप से यह अस्तित्व में आया था 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ, और जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, और इसके सदस्यों की संख्या है 189। तो आईएमएफ का मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से, जबकि 44 में हुआ था ये विश्व बैंक के साथ, और इसकी जो सदस्य संख्या है 189 है। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी। ये चर्चा में क्यों रहा, तो इसके नए चेयरमैन बन गए हैं उदय कोटक। गिफ्ट सिटी कहाँ है, तो गांधीनगर गुजरात में है। ये गिफ्ट सिटी क्या है, तो ऐसा वित्तीय शहर है जहाँ टेक कंपनियाँ डिजिटल रूप से कार्य करती हैं, और इसके पहले अध्यक्ष थे गिफ्ट सिटी के हसमुख अध्याय थे। नेक्स्ट है सीसीपीए। सीसीपीए का फुल फॉर्म क्या है, तो सीसीपीए का फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सुनेत्रा पवार बनी हैं। ये पहली महिला है जो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनी हैं, सुनेत्रा पवार। नेक्स्ट है दिल्ली के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो अशोक कुमार बने हैं दिल्ली के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। जबकि गैल के चेयरमैन कौन बने हैं, दीपक गुप्ता बन गए हैं। गैल जो इसकी स्थापना हुआ था 1984 में, और यह महारत्न कंपनी बना था 2013 में। तो गैल एक महारत्न कंपनी है, 2013 में बना था, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। दीपक गुप्ता इसके अभी चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसे गाना अनिवार्य कर दिया है गृह मंत्रालय ने, अधिसूचना जारी कर दिया है। अब ये राष्ट्रगान जो है राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, इसके सभी 6 चंद को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्ण रूप अब पूरा गाना पड़ेगा 6 चंद, और इसके लिए टाइम भी 3 मिनट 10 सेकेंड दिया गया है। और ये भारत का राष्ट्रगीत कब बना था, 24 जनवरी 1950 को, और 2026 में इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना 1875 क्षेत्र में किया था, और पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इससे पहले भी यह आ चुका है। नेक्स्ट है मणिपुर के नए सीएम बन गए हैं मुख्यमंत्री वाई खेमचंद्र सिंह बन गए हैं। इन्होंने शपथ ली है 4 फरवरी 2026 को। वाई खेमचंद सिंह मणिपुर के नए सीएम बन गए हैं, और मणिपुर में विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। राष्ट्रपति शासन वहां लगा था 13 फरवरी 2025 को। हिंसक विद्रोह के दौरान सरकार ने लगा दिया था। विधानसभा नियमित हो गई थी 356 के तहत, और 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। नेमचा किपगेन जो कुकी समुदाय के हैं, और एल दीखो जो नागा समुदाय के हैं, इन्हें भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, नेमचा किपगेन और एल दीखो को। जबकि मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह बने हैं।
नेक्स्ट है लखपति बिटिया योजना, चर्चा में रहा। लखपति बिटिया योजना क्या है? तो यह दिल्ली सरकार की योजना है। दिल्ली सरकार ने लाडली योजना को बंद करके 1 अप्रैल 2026 को इसे प्रारंभ किया है, लखपति बिटिया योजना। इसके तहत महिलाओं को कुल 56,000 रुपये की राशि का सहायता दिया जाएगा। इसकी आयु सीमा है 18 वर्ष से पूर्व विवाह करने पर नहीं मिलेगा, 18 वर्ष के बाद विवाहित होने पर ही मिलेगा। और आय इसकी है, जिसकी भी आय 1.20 लाख से कम होगा उन्हें ही मिलेगा ये लाभ। जैसे जन्म पर 11,000 रुपया दिया जाएगा दिल्ली में जो भी बच्ची जन्म लेंगी, और फर्स्ट कक्षा में जाने पर 5,000 रुपया, 6वीं कक्षा में भी जाने पर 5,000 रुपया, जबकि 9वीं और 10वीं में जाने पर 10,000 रुपया मिलेगा, और 12वीं पास करने पर 5,000 रुपया, और अंतिम में स्नातक पास करने पर 20,000 रुपया मिलेगा। तो जन्म से स्नातक तक में कुल 56,000 रुपये राशि दिल्ली सरकार लखपति बिटिया योजना के तहत महिलाओं को देगी। नेक्स्ट है प्रहार। प्रहार क्या है? तो ये प्रहार भारत की पहली आतंकवाद रोधी नीति है। इसे गृह मंत्रालय ने जारी किया 23 जनवरी 2026 को जारी किया है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और इसके 7 प्रमुख स्तंभ हैं प्रहार के, जैसे आतंकवादी गतिविधि जो हो रहा है उसका रोकथाम, प्रतिक्रिया देना, एकत्रीकरण करना सूचनाओं का, मानवाधिकार, कानून पर नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, लचीलापन, आतंकवाद की समाप्ति, ये है इनके 7 प्रमुख स्तंभ प्रहार के। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में लुटियंस एडविन की जो प्रतिमा थी उसे हटा दिया गया है, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित किया गया है राष्ट्रपति जी द्वारा 23 फरवरी 2026 को। तो राष्ट्रपति भवन में पहले एडविन लुटियंस की प्रतिमा था, इसे हटाकर श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाया गया है। नेक्स्ट है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ ये किसका नाम है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का अब नाम हो गया है सेवा तीर्थ, और यह अब स्थानांतरित भी हो गया। 13 फरवरी 2026 को दिल्ली स्थानांतरित हो गया है, क्योंकि राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में 13 फरवरी को ही बना था दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र, इसलिए सेवा तीर्थ स्थानांतरण हो गया। 13 फरवरी 2026 को दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है, जिसका लोगो है, मोटो है सेवा तीर्थ का नागरिक देवो भवः। नेक्स्ट है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू प्लस मिलन नौसैनिक अभ्यास। ये चर्चा में क्या था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू जो हो रहा था भारत में, यह विशाखापत्तनम में हो रहा था। इस दौरान ईरान का जहाज़ भी आया था इस फ्लीट रिव्यू में। तो IRIS डेना को अमेरिका ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में मार गिराया था, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ था, इसलिए ये चर्चा में रहा। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू भारत में हुआ है, भारत में संपन्न हुआ। कुल इसमें 74 देश ने भाग लिया है, और थीम था इसका महासागरों के माध्यम से एकजुटता, यूनाइटेड थ्राउज ओशियन। INS सुविधा के सहायता से राष्ट्रपति जी ने फ्लीट रिव्यू का आरंभ किया था, और ये विशाखापत्तनम में हुआ था। मिलन युद्ध अभ्यास भी विशाखापत्तनम में हुआ है। तो तीसरा फ्लीट रिव्यू है, भारत में पहली बार यह 2001 में हुआ था, फिर 2016 में दूसरा बार, अब इस बार तीसरा बार है फ्लीट रिव्यू जो भारत में हुआ है। और मिलन नौसैनिक अभ्यास भी हुआ था। नेक्स्ट है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो IONS के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन है 20 फरवरी 2026 को। यह विशाखापत्तनम में ही हुआ है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसकी अध्यक्षता भारत दूसरी बार कर रहा है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 9वां सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और 2026 से 28 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और पहली बार भारत 2008-10 में किया था, जबकि पिछला अध्यक्षता था किसके पास? तो थाईलैंड के पास था। 2024 से 26 तक हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्षता थाईलैंड के पास था 26 तक। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। इसमें कितनी मिलती है राशि? तो 51 लाख राशि मिलती है, जबकि 2015 में भारतीय राष्ट्र महासागर सूचना केंद्र को दिया गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और व्यक्तिगत श्रेणी में इस बार कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपया मिलता है, कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 में शुरू हुआ था, और ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026। ये क्रेफोर्ड पुरस्कार ऐसे आ सकता है, अभी हाल ही में BPSC वीडियो में आया था। ये किससे संबंधित है? तो भूविज्ञान से संबंधित है। भूविज्ञान क्षेत्र के वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026। ये वीरभद्रन रामनाथन कौन है? तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और ये क्रेफोर्ड पुरस्कार जो है 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, भूविज्ञान के क्षेत्र में, और जैव विज्ञान के क्षेत्र में, पॉलीऑर्थेराइड्स के क्षेत्र में, गणित प्लस एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में क्रेफोर्ड पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार।
इस बार ग्रैमी पुरस्कार कितना था, तो 68वां ग्रैमी पुरस्कार था। और सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो हैं ओलिविया डीन थे ग्रैमी पुरस्कार के। एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार में बैड बनी को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम का पुरस्कार केंड्रिक लैमर को दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार में। जबकि बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार द दलाई लामा को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ऑडियो बुक का बेस्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार द दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम का पुरस्कार दिया गया है नेट बरगाटजे को। तो ग्रैमी पुरस्कार 68वां था। सर्वश्रेष्ठ कलाकार ओलिविया डीन और एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी। सर्वश्रेष्ठ रैपर केंड्रिक लैमर और दलाई लामा ऑडियो बुक का बेस्ट पुरस्कार। नेक्स्ट है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 यह जो है 79वां था। और इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अंदर को दिया गया है। बाफ्टा पुरस्कार जिसके डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बाफ्टा में रॉबर्ट आरामायो को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जैसी बकली को दिया गया है। और डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, यानी कि पुतिन के नाम वाले को मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बाफ्टा फिल्म का एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार जूटोपिया 2 को दिया गया है एनिमेटेड फिल्म में। जबकि बाल एवं साहित्यिक फिल्म में बंगू को दिया गया है। ये भारतीय मणिपुरी फिल्म है। ये पारिवारिक फिल्म था और इसके निर्देशक थे लक्ष्मी प्रिया। और ये जो बाफ्टा पुरस्कार है, इस बाफ्टा पुरस्कार के किसी भी श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाला यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है बंगू, जो बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीती है। तो बाफ्टा पुरस्कार कैमा था? 79वां था। और इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म था वन बैटल आफ्टर अंदर। जबकि डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन और अभिनेता थे रॉबर्ट आरामायो और अभिनेत्री जैसी बकली। जबकि डॉक्यूमेंट्री थी पुतिन वाली और एनिमेटेड फिल्म था जूटोपिया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म था इसी में बाफ्टा में, तो हैमनेट था आउटस्टैंडिंग फिल्म, ब्रिटिश फिल्म हैमनेट। और बीसीसी का सर्वश्रेष्ठ नेक्स्ट है बीसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है 2025 का, तो स्मृति मांधना को दिया गया है जो क्रिकेटर हैं। और 2024 में मनु भाकर को दिया गया था जो निशानेबाज थीं। और ये कब शुरू हुआ था? बीसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार 2019 में शुरू हुआ था। पहली बार पीवी सिंधु को दिया गया था। नेक्स्ट है सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार घोषणा किसने किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि सम्राट विक्रमादित्य पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व दाल दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दाल दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 73वें सत्र 2015 में घोषणा किया था और ये पहली बार 2019 में मनाया गया था। विश्व दाल दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को ये भी मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस 13 फरवरी को श्रोणी नायडू की जयंती भी मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे 2007 में घोषणा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेटहुड दिवस, ये भी 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये स्टेटहुड दिवस 20 फरवरी को भारत से संबंधित है क्योंकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1927 में राज्य बने थे 20 फरवरी को ही, इसलिए स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है। मिजोरम को अलग करके 72 में असम से 1987 में इसे बनाया गया था राज्य। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यह 21 फरवरी को मनता है और यूनेस्को ने 1999 में घोषणा किया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए, तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव का खोज हुआ था, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लाइटिंग किंगडम, इसके लेखक हैं विश्वनाथन आनंद और थिंकिंग ऑफ विंटर इसके लेखक हैं शांतनु नायडू। तो लाइटिंग किंगडम किसने लिखा है? विश्वनाथन आनंद और थिंकिंग ऑफ विंटर शांतनु नायडू। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कैमा था? ये 39वां था। फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। ये हर वर्ष हरियाणा में ही होता है। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक हुआ है। इसका थीम था लोकल टू ग्लोबल। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प कुंड जो मेला है इसका थीम था लोकल टू ग्लोबल, जबकि थीम राज था उत्तर प्रदेश और मेघालय। और फोकस देश था, साझेदार देश था जो ये मिस्र था। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला जो है इसका थीम राज उत्तर प्रदेश और मेघालय, जबकि साझेदार देश मिस्र था। और लोकल टू ग्लोबल इसका थीम था।
नेक्स्ट है बायोफेच 2026। ये बायोफेच 2026 क्या है? तो ये बायोफेच 2026 जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में मनाया गया है। यह जो है जैविक उत्पादों के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला है। बायोफेच 2026 ये जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा मेला है जो जर्मनी में लगा था। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया था, दर्जा दिया गया था, इसलिए चर्चा में था। तो बायोफेच में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। और इस बायोफेच का थीम था ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइस बोल्ड वॉइस विजन, यानी कि जैविक खेती पर युवाओं के विचार को महत्व देना इसका थीम था बायोफेच का। नेक्स्ट है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 यह चीन के तियानजिन में हुआ है और यह 12वां था एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें चीन प्रथम स्थान पर आया 34 पदकों के साथ। चीन ने 10 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीतकर फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया। भारत मात्र 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज कुल 5 मेडल प्राप्त करके भारत ने 7वें स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत की है। और हेप्टाथलॉन में एकमात्र गोल्ड जो आया है यह तेजस्विन शंकर ने जीता था। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड किसने जीता? तो तेजस्विन शंकर हेप्टाथलॉन खेल में। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026। यह भी चीन में हुआ है, यह किंगदाओ में हुआ है और पुरुष वर्ग का विजेता जापान था, जबकि महिला वर्ग की विजेता दक्षिण कोरिया था और चीन उप विजेता था दोनों पुरुष और महिला वर्ग में। तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 चीन में हुआ और उप विजेता बना चीन पुरुष में और महिला में, जबकि पुरुष वर्ग विजेता था जापान और महिला में दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कतर ओपन टेनिस 2026। कतर ओपन 2026 जो है टेनिस ओपन महिला एकल का खिताब कैरोलिना मुचोवा ने जीता है। ये कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य की हैं, जबकि उप विजेता विक्टोरिया मवोमको हैं जो कनाडा के हैं और पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं और आर्थर फिलिप्स जो हैं फ्रांस के, वो उप विजेता बने हैं कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के। तो कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष विजेता कार्लोस अल्काराज और महिला विजेता कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य की। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2026। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2026 के विजेता कार्लोस अल्काराज ही रहे हैं जो कतर वाला जीते हैं, स्पेन के हैं और उप विजेता हैं ऑस्ट्रेलियाई के नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, ऑस्ट्रेलियाई टेनिस के उप विजेता। जबकि महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलियाई टेनिस के एलेना रिबिकिना है जो कजाकिस्तान की हैं और उप विजेता अरेना सवालेंका जो बेलारूस की हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष विजेता कार्लोस अल्काराज और महिला विजेता एलेना रिबिकिना जो कजाकिस्तान की हैं। और कार्लोस अल्काराज जो है सबसे कम उम्र में कैरियर ग्रैंड स्लैम विजेता बन गए हैं, मात्र 22 साल में ही कैरियर ग्रैंड स्लैम विजेता बन गए हैं कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के हैं, जिन्होंने कतर और ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026। क्रिकेट का ये आईसीसी अंडर 19 जो हुआ था यह जिम्बाब्वे प्लस नामीबिया में हुआ, यह 16वां था। तो 16वां आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 16वां था, यह जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ। भारत इसका विजेता बना और भारत 6वीं बार जीता है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। उप विजेता इंग्लैंड रहा है और इसमें सर्वाधिक रन बेन माइसे ने बनाया है जो ब्रिटेन के इंग्लैंड के हैं, इन्होंने 444 रन बनाए हैं बेन माइसे। जबकि सर्वाधिक विकेट मुन्नी लुमेस्टेन ने लिया है जो 16 विकेट लिया, ये भी इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है WPIL का 4वां संस्करण। WPIL का महिलाओं का जो IPL हुआ है वो 4वां था। इस बार विजेता जो बना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB बना है, जिसके कप्तान स्मृति मांधना हैं और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स बना है। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के विजेता RCB है और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। और ये जो RCB है महिलाओं का जो IPL जीता है वो दूसरी बार जीता है, 2024 में जीता था पिछली बार, इस बार 2026 वाला भी जीत लिया है RCB। और इसमें कुल 5 टीम शामिल थे। 2023 में शुरू हुआ था महिलाओं का IPL जो है 2023 में शुरू हुआ था, मुंबई इंडियंस ने पहला वाला जीता था 2023 वाला, फिर 2025 वाला जीता था, एक छोड़कर थर्ड वाला जीता था। और इस बार WPIL का ये 4वां संस्करण था। इस बार प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मांधना को दिया गया है और प्लेयर ऑफ द सीरीज सोकी डिवाइन को दिया गया है जो गुजरात टाइटंस की खिलाड़ी हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज सोकी डिवाइन को और स्मृति मांधना को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक 2026। शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो है ओलंपिक यह 25वां था शीतकालीन वाला, ये इटली के मिलान प्लस कोर्टिना में हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भी अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री हैं, जो जिम्बाब्वे की हैं, ये महिला हैं पहली। 8 खेल 216 स्पर्धाएं भाग इसमें शामिल थे और 92 देशों ने इसमें भाग लिया है। कुल 2841 खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें पुरुष 1533 खिलाड़ी थे और 1338 खिलाड़ी महिला थे। इसका ध्येय वाक्य था इट्स योर वाइब। इट्स योर वाइब जो है शीतकालीन ओलंपिक का ध्येय वाक्य था और शुभंकर था टीना एवं मीलो। शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर टीना एवं मीलो था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो आरिफ खान थे, भारतीय खिलाड़ी, और समापन समारोह में ध्वजवाहक स्टेंजिन लुंडप थे। और ये शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ है 25वां, अब 26वां जो होगा 2030 में, ये 4 साल के बाद होगा। कहाँ होगा? तो फ्रांस में होगा 26वां शीतकालीन ओलंपिक 2030 में। अभी जो 25वां हुआ है शीतकालीन ओलंपिक, इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है? तो नॉर्वे आया है, जो चौथी बार प्रथम स्थान पर आया है, जिसने कुल 41 मेडल जीते हैं, लगभग 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दूसरा अमेरिका है, जिसने 12 गोल्ड और 12 सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है, 9 कुल 33 मेडल अमेरिका ने जीता है। और तीसरे स्थान पर इटली है, जहां हो रहा था ये, 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज, कुल 30 मेडल जीता है। तो शीतकालीन ओलंपिक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे चौथी बार, और इसने 41 कुल मेडल जीता, जिसमें 18 गोल्ड, और अमेरिका दूसरा, इटली तीसरा स्थान पर। एक और भारतीय खिलाड़ी जो हैं, भारत का स्थिति खराब रहा है, स्टेंजिन लुंडप जो थे, ये लद्दाख के हैं। इन्होंने भी क्रॉस कंट्री स्कीम में भाग लिया था, जिसमें इन्होंने 104वां स्थान हासिल किया था। भारत के स्टेंजिन लुंडप ने, लद्दाख के हैं, 104वां स्थान हासिल किया था, इसलिए कोई भी मेडल नहीं मिला है क्रॉस कंट्री स्कीम में। और इस बार भारत से कोई भी पदक नहीं मिला है। एकमात्र खिलाड़ी भाग लिए थे आरिफ खान, पुरुषों में स्लेलम स्पर्धा में भाग लिए थे। और इस प्रकार मिलाकर 2 खिलाड़ी भाग लिए थे, ये आरिफ खान और लुंडप ने। इस बार 2 खिलाड़ी भाग लिए थे, और पिछली बार जो ओलंपिक हुआ था 2022 में, इसमें सिर्फ आरिफ खान ने भाग लिया था। और इस बार स्लेलम स्पर्धा में आरिफ खान के स्थान में कैसा था? तो ये इनके स्थान जो था 39वां था, एक कम 40वां स्थान। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हैं। देखिए ये है आई लिव कनेक्ट। क्या है? तो आई लाइव कनेक्ट जो है विश्व का पहला डॉक्टर द्वारा संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। तो आ सकता है कि आई लाइव कनेक्ट क्या है? ये अमेरिका ईरान का ये सब जो युद्ध चल रहा है, ऐसे देखे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नहीं दे देगा उन लोगों का, बस बहुत सारे बच्चे उधर ही लगा देंगे। तो ये है एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम, डॉक्टरों द्वारा संचालित आई लिव कनेक्ट। नेक्स्ट है एनीरा। एनीरा क्या है? तो यह स्वदेशी बायोसिमिलर दवा है। एनीरा स्वदेशी बायोसिमिलर दवा है, जो ऐसी दवा है जीवित कोशिकाओं पर यह कार्य करता है। इसे बनाया जाता है जीवित कोशिकाओं, जैसे बैक्टीरिया से, ईस्ट से, सेल से। रेटिनल रोगों के लिए यह प्रयोग होता है एनीरा, आँखों से संबंधित रोगों के लिए। और इसे कौन बनाया है? तो जाइडस लाइफ साइंसेज ने इसे बनाया है, एनीरा दवा को। नेक्स्ट है गैलेक्सी आई, चर्चा में रहा। ये गैलेक्सी आई क्या है? तो ये भारत का पहला निजी सैटेलाइट ऑपरेटर सिस्टम है। गैलेक्सी आई भारत का पहला निजी सैटेलाइट ऑपरेटर सिस्टम है, और ऑब्जर्वेशन डेटा की मार्केटिंग और रीसेलिंग भी इससे अब गैलेक्सी आई से किया जा सकेगा। इसे NSIL ने बनाया है, यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किसी के साथ मिलकर बनाया है। नेक्स्ट है इन स्पेस, यानी कि इन स्पेस ने सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल के लिए 3 भारतीय स्टार्टअपों के साथ समझौता किया है। तो सैटेलाइट बस एज सर्विस के लिए 3 स्टार्टअपों के साथ समझौता, ध्रुव स्पेस के साथ, अजिस्ता इंडस्ट्री के साथ और स्ट्रोम टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है स्टॉर्म वार्प। क्या है? स्टॉर्म वार्प जो है एक सुपरनोवा है, तो चर्चा में था ये स्टॉर्म वार्प एक सुपरनोवा है। नेक्स्ट है भारत का अपना पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च कर दिया गया है। यह 6 राज्यों प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 28 संस्थानों के शोधकर्ताओं ने मिलकर बनाया है इसे, नेशनल बायो बैंक को। नेक्स्ट है बोधन एआई, चर्चा में रहा बोधन एआई। बोधन एआई जो है यह भारत का एडू एआई है, यानी कि शिक्षा से संबंधित एआई है। यह बेस्टैक विकसित करेगा। लॉन्च किया गया, शिक्षा मंत्री ने इसे IIT मद्रास में 500 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च किया है। और बोधन एआई का जो सम्मेलन हुआ था यह दिल्ली में हुआ था, जो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है ASC अर्जुन। ASC अर्जुन क्या है? तो यह विशाखापट्टनम स्टेशन पर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो ASC अर्जुन ह्यूमनॉइड रोबोट है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से संबंधित। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा कहाँ हुआ है? तो यह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में हुआ है। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में
हुआ है। नेक्स्ट है पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित। नेक्स्ट है उत्पत्ति प्रमाण पोर्टल, ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसे जारी किया है, जिसके तहत खेती के माध्यम से जितने भी औषधीय पौधे उगाए जाते हैं उसे इन पर अपलोड किया जा सकेगा उत्पत्ति प्रमाण पोर्टल पर। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह एक वैधानिक प्राधिकरण है और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत यह स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसकी मुख्यालय जो है चेन्नई में है और इसमें 10 सदस्य, एक अध्यक्ष होता है। कुल 11 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में। इसके 5 गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं जिसका मुख्यालय चेन्नई है। और नेक्स्ट है इधर नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है संगतम जनजाति, चर्चा में रहा ये संगतम जनजाति। क्यों? ये नागालैंड की जनजाति है संगतम जनजाति, और ये चर्चा में इसलिए रहा कि इन जनजातियों ने यह कहा है कि पेंगोलिन के संरक्षण के लिए शिकार और तस्करी अब ये नहीं करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में पेंगोलिन IUCN के लिस्ट में संकटग्रस्त है, यानी कि एंडेंजर्ड लिस्ट में है। तो संगतम जनजाति नागालैंड की है। पेंगोलिन भारत के IUCN के लिस्ट में संकटग्रस्त एंडेंजर्ड में आते हैं। नेक्स्ट है सीता नदी टाइगर रिजर्व, कहाँ है सीता नदी टाइगर रिजर्व? तो ये छत्तीसगढ़ में है और इसमें हॉर्नबिल संरक्षण के लिए हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाने की घोषणा हुआ है सीता नदी टाइगर रिजर्व में। और ये सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है IUCN के नियर थ्रेटेंड श्रेणी में आता है। हॉर्नबिल जो है नियर थ्रेटेंड श्रेणी में आते हैं हॉर्नबिल। और इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ वल्चर रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ खुला है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप में खुला है। नॉर्थ बे द्वीप पर खुला है जो विजयपुरम के निकट है, दक्षिण अंडमान निकोबार में। भारत का पहला स्वदेशी ओपन सी फिश प्रोजेक्ट कहाँ खुला है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, नॉर्थ बे में, श्री विजयपुरम में, दक्षिण अंडमान में है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र का पहला क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहाँ खोला गया है, स्थापित किया गया है? तो यह स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार में भारतीय राष्ट्र महासागर सूचना सेवा केंद्र का पहला क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्वराज द्वीप में अंडमान निकोबार में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा 2025 पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को दिया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का प्रथम पुरस्कार पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंधित घटनाएं हैं। मोदी जी की 2026 की पहली विदेश यात्रा किस देश की हुई है? तो मलेशिया की हुई है। उन्होंने फरवरी में मलेशिया की तीसरी बार यात्रा की है। वे प्रधानमंत्री जब से बने हैं, अभी जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम हैं और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। 2024 में भारत और मलेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी हुई थी। तो मलेशिया और भारत के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2024 में हुई थी। अभी मलेशिया में जो भारतीय रहते हैं इस लिहाज से मलेशिया तीसरे स्थान पर है। भारत सबसे अधिक भारतीय अमेरिका में रहते हैं, दूसरी UAE में रहते हैं और तीसरा मलेशिया में रहते हैं। नेक्स्ट है भारत ने UN के यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपना अंशदान 2026 के लिए दे दिया है। कितना? $3.52 करोड़ दे दिया है। 3 फरवरी 2026 को जमा कर दिया, जो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल बजट का 1.016% है। लगभग 1% मान लीजिए, 1.016% देता है भारत अपना अंशदान संयुक्त राष्ट्र संघ को। $3.52 करोड़ दे दिया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश का चुनाव चर्चा में था। तो बांग्लादेश में चुनाव जो ये है 12 फरवरी 2026 को हुआ है और इसमें तारिक रहमान जीत गए हैं और उनके प्रतिद्वंदी थे शफीकुर रहमान जो हार गए। जातीय संसद है बांग्लादेश का संसद, जिसमें 350 सीट है और 300 सीट पर चुनाव हुआ था। 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें चुनाव संपन्न हुआ 299 सीट पर। और BNP को, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, कुल मिलाकर 212 सीटें मिली हैं। ये तारिक रहमान की पार्टी को 212 सीटें मिली हैं, जिसमें उन्होंने अपने दम पर 209 सीट और 3 सीट उनकी गठबंधन पार्टियों को मिली है। तो कुल 212 सीट जीता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जमात इस्लामी को करारी हार मिला है, इन्होंने 59 सीट जीता है और NCP 6 सीट जीती है बांग्लादेश में। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जो है यह बैन थी। जमात इस्लामी को 68 सीट मिला था। और 17 फरवरी 2026 को BNP के नेता प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं। कौन? तारिक रहमान, जो खालिद जिया के बेटे हैं, ये ब्रिटेन में रहते थे। तो 17 फरवरी 2026 को इन्होंने शपथ लिया है। और इसमें क्या आ सकता है कि मंत्रिपरिषद में एकमात्र हिंदू कौन बनी है बांग्लादेश की मंत्रिपरिषद? तो निताई राय चौधरी बन गई हैं बांग्लादेश
के मंत्रिपरिषद में एकमात्र हिंदू निताई राय चौधरी बने हैं। और इसी से ही चर्चा में था नेशनल जुलाई चार्टर जो था ना, जुलाई नेशनल चार्टर किस देश से संबंधित है, तो बांग्लादेश से। और ये क्या है, तो यह चुनाव सुधारों से संबंधित है, राजनीतिक सुधारों से, क्योंकि जब वहाँ विद्रोह हो रहा था तो उस समय ये जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने घोषणा किया था कि वो कुछ सुधार करेंगी, तो वही है जुलाई नेशनल चार्टर, बांग्लादेश से संबंधित। नेक्स्ट है जापान चुनाव 2026। जापान चुनाव भी फरवरी 2026 में हुआ था। इसमें प्रतिनिधि सभा में जो है कुल 465 सीट है जापान के प्रतिनिधि सभा में, जिसमें सत्तारूढ़ दल को, गठबंधन को 352 सीट मिला है, जिसमें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रधानमंत्री बन गए हैं सनाई तकाइची। तो जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची हैं, किस पार्टी से, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। नेक्स्ट है भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। 31 जनवरी 2026 को हुआ, पहला वाला 2016 में हुआ था। भारत अरब लीग का विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, दूसरा 2026 में, जबकि पहला 2016 में हुआ था। रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है रूस और अमेरिका के बीच जो था ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो संधि था ये समाप्त हो गया। स्टार्ट संधि से कहा जाता है, 1991 में यह संधि हुआ था अमेरिका और रूस के बीच 1991 में, जिसमें परमाणु हथियारों को सीमित करने का उद्देश्य था। न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यह 2010 में हस्ताक्षरित हुआ था और लागू 2011 में हुआ था। 10 साल के लिए इसे लागू किया गया था, तो 2021 में से बढ़ाकर फिर 5 साल बढ़ा दिया गया था, तो 2026 आ गया। अभी 2026 में ये ख़त्म हो गया। तो 1991 में आया था अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी, परमाणु हथियारों से संबंधित है। नेक्स्ट है एआई सम्मेलन, चौथा एआई सम्मेलन विश्व का, ये कहाँ हुआ है, तो अपना प्यारा भारत में हुआ है, नई दिल्ली में। चौथा एआई सम्मेलन जिसे कहा जा रहा है एआई इम्पैक्ट सम्मेलन। इसके 3 सिद्धांत थे इस सम्मेलन के, पीपुल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। चौथा एआई सम्मेलन, एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का थीम था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसका विषय था। चौथा एआई सम्मेलन का, एआई इम्पैक्ट सम्मेलन के 3 सिद्धांत थे, पीपुल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। अब एआई सम्मेलन का पहला कहाँ हुआ था, तो ये ब्रिटेन के बेलेचल्ली पार्क में 2023 में हुआ था। दूसरा सियोल में हुआ था दक्षिण कोरिया में, और तीसरा जो हुआ था फ्रांस में। इसे एआई सम्मेलन 2000 एक्शन सम्मेलन कहा जाता है, 2025 में हुआ था। और नेक्स्ट जो 5वां एआई सम्मेलन होगा यह स्विट्जरलैंड में होगा 2027 में। अगले वर्ष 5वां एआई सम्मेलन स्विट्जरलैंड 2027 में होगा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2026। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इसके 13 आधार हैं, 13 मानक आधार हैं। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है जो 90 अंक लाया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। दूसरा फिनलैंड है 88 अंकों के साथ, और तीसरा सिंगापुर है 84 अंकों के साथ। अंतिम स्थान पर है दक्षिण सूडान जिसे 9 अंक मिले हैं, 181वां स्थान पर है। और इसके साथ सोमालिया भी है अंतिम स्थान पर, और 180 है वेनेजुला जिसके राष्ट्रपति को मादुरो को उठा ले गया था अमेरिका, वही वेनेजुला 180 स्थान पर। सबसे अंतिम में सूडान और सोमालिया है 181वां स्थान पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। जबकि भारत की स्थिति कितना है, तो 91 स्थान है 181 देशों में। 2025 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 91 स्थान पर है 181 देशों में, जबकि पिछले बार यह 96 स्थान पर था भ्रष्टाचार सूचकांक में। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, दूसरा फिनलैंड, तीसरा सिंगापुर। नेक्स्ट है मोदी जी की इजराइल यात्रा। पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो 2017 में गए थे इजराइल। तो प्रधानमंत्री जी 25-26 फरवरी को भी इजराइल गए हैं। वहाँ के इजराइल का संसद नेसेट है, उनको संबोधित किया, और वहाँ का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट प्रधानमंत्री जी को दिया गया। इस यात्रा के बाद विवाद हुआ था। 28 फरवरी 2026 को जो है इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था, तो इसलिए विवाद हो गया था। मोदी जी जैसे वहाँ गए हैं तब इजराइल हमला कर दिया गया 28 फरवरी 2026 को इजरायली द्वारा। तो इसलिए इस पर इजराइल का ऑपरेशन था, ऑपरेशन रोरिंग लाइन था, और ऑपरेशन एपिक क्यूरी अमेरिका ने चलाया था ईरान पर हमला करने के लिए। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026 इसे भी पोर्ट लुइस इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 45वां है। इसकी जो स्कोर है 54.43 है। पिछले बार इसकी रैंक जो है 41वां थी और स्कोर 53.63 था। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 45वां है, पिछली बार 41वां था। अंक में सुधार हुआ है लेकिन रैंक में गिरावट हुई है। अंक पहले 53 था तो इस बार 54.43 मिला है।
इसके 4 स्तंभ हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। प्रथम जैसे टेक्नोलॉजी है, फिर गवर्नेंस है, तीसरा पीपुल है और इम्पैक्ट है चौथा। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के 4 स्तंभ टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, पीपुल, इम्पैक्ट। और प्रथम स्थान पर कौन है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में? अमेरिका है। दूसरा फिनलैंड है जो खुशहाली में आता है और तीसरा सिंगापुर है। एशिया के और कोई भी देश इसमें नहीं है टॉप में। तो अमेरिका प्रथम, दूसरा फिनलैंड, तीसरा सिंगापुर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट है केंद्र मंत्रिमंडल ने शहरी चुनौती कोष जारी किया है। कितने का? तो शहरी चुनौती कोष 1 लाख करोड़ रुपए का जारी किया है केंद्र मंत्रिमंडल ने, जिसमें 25% का वित्तीय सहायता कुल लागत का दिया जाएगा। अगर कोई इसमें निवेश करेगा 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नगर पालिका बॉन्ड भी जारी किया गया है। नेक्स्ट है भारत में पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग कौन सा है? तो यह गोहपुर नुमालीगढ़ सुरंग है जो असम में है। पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग है। यह विश्व की दूसरी ऐसी सुरंग है जो जलमग्न भी है और सड़क भी है, रेल सुरंग भी है। आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है और इसमें 18,662 करोड़ खर्च होगा। इसकी लंबाई 33 किलोमीटर 33.7 किलोमीटर है, जिसमें 15.8 किलोमीटर की सुरंग ब्रह्मपुत्रा नदी में सुरंग जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे से गुजरेगी। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो राज्य चुनाव आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। यह 24 फरवरी 2026 को हुआ। 1999 के बाद हुआ है। 25 वर्षों के बाद राज्य चुनाव आयुक्तों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है आरबीआई का प्रस्ताव। आरबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी से पीड़ितों को प्रति मामले पर प्रति व्यक्ति को कितना देने की राशि का घोषणा किया? तो 25,000 रुपया दिया जाएगा। इसमें आरबीआई 70% वहन करेगी और 30% ग्राहक और बैंक वहन करेंगे। जीवन काल में अगर कोई एक ही बार मिलेगा। अगर कोई डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हो गया है तो उसे एक बार ही ये 25,000 का मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई OTP भी साझा कर दिया है तब भी वो मुआवजा का हकदार होगा। नेक्स्ट है सेशेल्स के राष्ट्रपति पहली बार भारत आए हैं। तो सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर पेड्रिक हरमिनी हैं जो भारत आए हैं पहली बार। डॉक्टर पेड्रिक हरमिनी इन्होंने भारत के साथ 7 समझौते किए हैं रक्षा में, टेक्नोलॉजी में, अन्य क्षेत्रों में। और भारत ने 175 मिलियन US डॉलर का पैकेज इसे देने की घोषणा किया है सेशेल्स को। नेक्स्ट है रक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र किस देश ने जारी किया है, हस्ताक्षरित किया है? भारत और ग्रीस ने रक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। रक्षा से संबंधित 2026 का द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना भी आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट है तूफान मार्टा। ये तूफान मार्टा कहाँ आया था? तो ये स्पेन और पुर्तगाल में आया था। आइबेरियाई प्रायद्वीप में बहुत तबाही मचाया है तूफान मार्टा, स्पेन और पुर्तगाल में। नेक्स्ट है एशियाई राइफल चैंपियनशिप 2026 जो है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है? तो अपना प्यारा भारत आया है। ये शीर्ष स्थान पर रहा है। एशियाई राइफल चैंपियनशिप में भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं, जिसमें 51 गोल्ड है और 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल है। इस प्रकार 94 मेडल के साथ भारत प्रथम स्थान पर, जिसकी आयोजन जो है दिल्ली में ही की गई थी और 20 देशों के 311 खिलाड़ी भाग लिए थे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 ये कहाँ हुआ? तो यूएई में हुआ, दुबई में। हर बार ये यूएई में ही होता है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। इस बार फरवरी 26 में हुआ, जिसका थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का। तो ये थे 2026 अप्रैल प्रतियोगिता दर्पण के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।